साथियों, मध्य प्रदेश के अंदर एक जिला है, जिले का नाम है छतरपुर। छतरपुर के अंदर एक गांव है, उस गांव से ये बिलोंग करते हैं। गांव का नाम है गड़ा गांव। गड़ा गांव के अंदर फिलहाल स्थिति ऐसी है कि वहां जहां घर मात्र 300 के आसपास हैं, वहां पर 1200 से अधिक दुकानें खुल चुकी हैं। इन दुकानों पर प्रसादी वितरण से लेकर के इन दुकानों पर ट्रैवल डेस्क तक बनी हुई हैं। आपके आने जाने की व्यवस्था के लिए भी फिलहाल गड़ा गांव बहुत जबरदस्त तरीके से दर्शनीय हो रहा है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित यह गड़ा गांव खजुराहो से मात्र 21 किलोमीटर दूर है। पत्रकारों की अगर बात माने तो खजुराहो, जो कि विश्व पटल पर एक दर्शनीय स्थल है, पर्यटन स्थल है, वहां पर इतनी भीड़ नहीं है इन दिनों जितनी गड़ा गांव छतरपुर में है। और उस भीड़ के पीछे का बड़ा कारण है पंडित धीरेंद्र शास्त्री। इनके चमत्कारों को लोग देखने के लिए इनके दिव्य दरबारों में यहां उपस्थित होते हैं। दिव्य दरबारों में उमड़ी हुई भीड़ की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और यहां की प्रक्रिया भी आपको बताएंगे कि यहां क्या होता है। मजेदार बात यह है कि यहां पर दुकानों की संख्या हजारों में पहुंच चुकी है। यहां के हर गांव वासी की तरफ से जो पत्रकारों ने जानकारी यहां से ली, मीडिया में जो प्रकाशित हुई, गांव वाले बहुत खुश हैं क्योंकि उनको यहां आ रहे श्रद्धालुओं की वजह से प्रतिदिन पैसे कमाने का अवसर मिल रहा है। यहां पर दुकानों की जो कीमत चल रही है, रेंट जो चल रहा है, वो लाखों तक पहुंच गया है। लाखों रुपए प्रति माह के हिसाब से यहां रेंटेड दुकानें मिल रही हैं क्योंकि लोग जो चमत्कार के दर्शन करने आ रहे हैं वो बड़ी मात्रा में यहां से खरीद और फरोख्त भी कर रहे हैं। यहां का आम निवासी भी औसतन 500 से लेकर 1000 रुपए प्रतिदिन कमा ले रहा है। बागेश्वर धाम जाने के लिए, और जानते हैं जब बागेश्वर धाम जब लोग जाते हैं तो उनके बीच में सबसे बड़ा जो अचरज का विषय है वो यही है कि ये अंदर की बात, लोगों के मन की बात कैसे जान लेते हैं। बागेश्वर धाम के अंदर जो कथावाचक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री हैं, उनके बचपन पर भी लोगों ने अब काफी रिसर्च और विषय निकाल लिए हैं। कहा जाता है कि यह परिवार के जिस माहौल में पले बड़े थे वो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा समृद्ध नहीं था, लेकिन इन्होंने अपने आसपास के गांवों में कथा वाचन का कार्य शुरू किया, राम कथा लोगों के साथ सुनाई और लोगों को अपने बात करने के कौशल से अपने पक्ष में किया, या फिर यह कहिए कि लोगों को अपने प्रति मोहित किया। लोग इनकी बातों में काफी बंधने लगे और ऐसे करते करते इन्होंने गांव में ही एक ऐसा स्थान चूज कर लिया जहां पर ये बैठने लगे। वहां एक शिवालय था, बागेश्वर धाम के नाम से वह जगह आज प्रसिद्ध है। इन्होंने यहां पर हनुमान जी की एक प्रतिमा स्थापित करवाई है और यहीं पर इन्हीं हनुमान जी महाराज की कृपा से ये अपने चमत्कारों को करते हैं, ऐसा इनके द्वारा स्वीकार किया जाता है। यहां पर प्रॉपर अर्जी लगाने की प्रक्रिया है। प्रक्रिया को हालांकि मैं इसलिए नहीं कि आप यहां कैसे जाएं ये समझाने के लिए लगाऊं, लेकिन यह बताने के लिए कि लोगों का विश्वास किस लेवल का है। इस विश्वास के चलते यहां जाने वाले लोगों के द्वारा क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं, यहां की डिमांड लिस्ट कितनी जबरदस्त है, उसको समझने के लिए शायद आप इस बात को एक बार समझें। बागेश्वर धाम में नारियल बांधकर लोग बालाजी महाराज के समक्ष अपनी अर्जी लगाते हैं। अर्जी बोले तो रिक्वेस्ट फॉर्म लगाते हैं। ओम बागेश्वराय नाम का मंत्र जाप कर लाल कपड़े में मंदिर में नारियल बांधे जाते हैं। दिव्य दरबार का हिस्सा बनने के लिए धाम से पहले टोकन लेना पड़ता है। टोकन वाले को अपने पर्चे में नाम, पता, मोबाइल नंबर लिखकर जमा कराना होता है। दिव्य दरबार की तारीख पंडित धीरेंद्र शास्त्री सोशल मीडिया पर देते हैं। दिव्य दरबार से पहले एक लिस्ट जारी होती है, मोबाइल से लोगों को सूचित किया जाता है, जहां धीरेंद्र शास्त्री के भक्त मन को पढ़कर समस्या और समाधान पर्ची पर लिखते हैं। इसके बाद बागेश्वर धाम की पेशी करना अनिवार्य होता है, यानी आपकी समस्या का समाधान हो गया, अब आपको धाम के अंदर चक्कर लगाकर अपनी बातें यहां पर हर बार देने आना होता है। यानी आपको कहा गया है कि मंदिर आपको आते रहना है तो आपको आते रहना है, इसी को पेशी कहा गया है। यह हाल ही का एक दृश्य है जनवरी 3 का, मंगलवार की पेशी के नाम से, जिसमें अपार जनमानस यहां पर मंदिर के बाहर पेशी लगाने के लिए आया हुआ है। यह इस गांव में उत्पन्न हुई भीड़ आप देख सकते हैं। जो लोग दूर दराज से यहां पर पहुंचे हैं, किस प्रकार से यहां मन्नतों का सिलसिला लग रहा है। बुंदेलखंड के कथावाचक बागेश्वर धाम के महाराज धीरू से लेकर पंडित धीरेंद्र शास्त्री बनने की जो कहानी मैंने आपको बताई, इसका शुरुआत होता है 1996 से, यानी इनका जन्म हुआ 1996 में।
कहां हुआ? गढ़ा नामक गांव छतरपुर के अंदर, जिला छतरपुर के अंदर। इनके पिताजी का नाम रामकृपाल गर्ग और माताजी का नाम सरोज है। इनके एक भाई और एक बहन है और ये अपने कथा की शुरुआत लोगों के बीच में बहुत ही साधारण तरीके से किए हैं। कहते हैं कि इनको विशेष शक्तियां 2016 के बाद प्राप्त हुई, जब इनके ऊपर इनके गुरु महाराज की कृपा हुई। इनके गुरु का नाम दादा गुरु था। ये जिस टेंपल में बैठते थे वहीं पर दादा गुरु ने इन्हें अपने द्वारा अपनी चमत्कारी शक्तियां सौंपी थी। दादा गुरु भी इसी प्रकार लोगों को देखकर उनके मन की बात जान लेते थे। आज यही काम बागेश्वर धाम भी कर रहे हैं। भागवत कथा का वाचन हो या राम कथा का वाचन हो, ये दूर दराज के क्षेत्रों में करने जाते हैं। तो उम्मीद है अब तक आप अगर नहीं भी जानते थे कि कौन है बागेश्वर धाम, कहां है, क्या करते हैं, कौन है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, तो शायद आपको एक बेसिक आइडिया इनका लग गया होगा। YouTube पर इस समय ये कब जबरदस्त तरीके से वायरल है, लोग इनकी चर्चाएं कर रहे हैं। अब शुरू करते हैं वो विवाद जिसके चलते ये सुर्खियों में है। लेकिन उससे पहले ऑथेंटिकेट करने के लिए आप ये तक जान लें कि इन्हें ब्रिटेन की संसद के द्वारा भी सम्मानित किया गया है। इन्हें ब्रिटेन की संसद के द्वारा 3 सम्मान दिए गए हैं जो आप यहां पर देख सकते हैं। आप यहां पर देख रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार गेट फैसिलिटेटेड बाय वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड एड ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये वो तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर आ रही हैं। ठीक है, यहां तक तो चर्चा सुन ली आपने कि ये हैं कौन। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि आप चर्चा में इन दिनों क्यों हैं। आप तो ऑलरेडी चर्चित हैं, तो चर्चा में क्यों हैं, तो इसके पीछे की कहानी सुन लीजिए। मध्य प्रदेश के जो ये बागेश्वर धाम है, ये बागेश्वर जी जो हैं, ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, इनके ऊपर अंधविश्वास और जादू टोना फैलाने का आरोप लगा है। आरोप किसने लगाया, क्यों लगाया, अब मैं वो भी आपको बताऊंगा। फिलहाल लेकिन इस बात को आगे बढ़ाएं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इनके द्वारा इसी साल जनवरी के महीने में नागपुर के अंदर एक कथा का आयोजन किया गया जिसका नाम था श्री रामचरित्र चर्चा। कथा 9 दिन तक चलनी थी, लेकिन वह कथा 7 दिन के भीतर ही पूर्ण करके ये चले गए। 9 दिन की कथा को 7 दिन के भीतर पूर्ण करके चले जाने पर जो कहानी निकल कर आई, जो कि इनके ना चाहने वालों ने या फिर इनके खिलाफ जांच चाहने वालों ने निकाली, जो कि इस समय समाचार पत्रों में या समाचार मीडिया जगत में चल रही है, वो ये है कि एक संस्था के द्वारा जो कि अंधविश्वास को दूर करने का कार्य करती है, जिसका नाम है अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति, उस अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के द्वारा श्याम मानव नामक व्यक्ति के द्वारा, जो कि अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के इस समय कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनका कहना है कि हमने नागपुर में जब कथा आयोजित हुई थी उस समय पंडित जी को चैलेंज दिया था कि वे 10 लोगों को जो हमारे द्वारा बताए गए हैं, उन 10 लोगों को उनका भविष्य बता दें या उनसे जुड़ी हुई जानकारी बता दें तो हम उन्हें 30 लाख रुपए का इनाम देंगे। और भी बहुत सारी बातें इनके द्वारा श्याम मानव के द्वारा कही गई। मैं इस विषय को और डिटेल में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मामला शुरू कहां से हुआ बस इतना जान लीजिए कि इनके द्वारा नागपुर में कथा का आयोजन था, जिसकी तस्वीरें बागेश्वर धाम ऑफिशियल के द्वारा साझा की गई। प्रतिदिन की तस्वीरें साझा की गई। बड़ी मात्रा में यहां पर हुजूम उमड़ा। हजारों की संख्या में लोग इन्हें जानने और सुनने पहुंचे। इवन इतनी भीड़ तक रही कि 10 जनवरी के दिन तो रात 2 बजे तक दरबार लगा, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। स्वयं माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी इनका आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे और उन्होंने अपने द्वारा खुद ऑफिशियल ट्वीट करके कहा कि हम इनके साथ में प्रवचन में उपस्थित रहे और आशीर्वाद लिया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी भी आशीर्वाद लेने पहुंचे और उनकी तस्वीर भी यहां पर बाहर आई। यानी कि नागपुर के अंदर हो रहा यह कार्यक्रम काफी ज्यादा बड़े स्केल पर हुआ। इन्होंने अब मंच से इस प्रकार की मांग भी उठाई कि रामायण को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करें, तभी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। अपनी इस प्रकार की मांगों के कारण ये काफी सुर्खियों में भी रहते हैं। तो फिर मामला क्या है? मामला यही है कि ये जब इस प्रकार का आयोजन कर रहे थे तो इस आयोजन की एक तिथि निर्धारित हुई थी। कहा जा रहा था कि 5 जनवरी से लेकर के 13 जनवरी तक इनकी कथा का आयोजन किया जाएगा और उस आयोजन के अंदर 9 दिवसीय कार्यक्रम में इनका दिव्य दरबार भी 2 दिन के लिए लगाया जाएगा। लेकिन इस मानव अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव का कहना है कि हमने उन्हें चुनौती दी। चुनौती ये कि आप अगर वाकई में सही हैं
तो हम ये हैं वो श्याम मानव जिनके द्वारा ये बात कही जा रही है। उन्होंने अब चूंकि मीडिया में, और ये श्याम मानव कौन है, ये कोई ऐसे ही उठकर आए हुए व्यक्ति नहीं है, ये इनके और इनकी जो ट्रस्ट के जो लोग हैं, यानी कि इनके जो संगठन के जो लोग हैं, वो महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा कानून लागू करवाने वाले लोगों में शामिल रहे हैं। इनकी वजह से महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत बड़ा कानून बना, मैं उसके बारे में भी जिक्र आपसे करूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप यह जान लें कि इनका द्वारा दिया गया चैलेंज क्या था। इनके द्वारा चैलेंज यह दिया गया था कि आपके बीच के दिव्य दरबार के अंदर, अगर आपका दिव्य दरबार वाकई में सही है और आप कहते हो कि ये सब आप मन की बात जान लेते हैं और आप सच बता देते हैं, तो हम आपको 30 लाख रुपए का इनाम देंगे। इसके लिए करना यह होगा कि आपको, मतलब जो तरीका इसमें बताया गया वो ये था कि आपके पास के कमरे में हम 10 चीजें रखेंगे। उन 10 चीजों को आपको पहचानना है, उन्हें 2 बार रिपीट करना है। 90% अगर आपकी बातें सही निकल गई तो हम 30 लाख रुपए देंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको भी वहां पर 3 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट कराना होगा, ताकि अगर आप हार जाते हैं तो 3 लाख रुपए हम ले लेंगे और आप जीत जाते हैं तो 30 लाख रुपए हम आपको दे देंगे। यह चैलेंज इनके द्वारा दिया गया था। इस चैलेंज में जो सबसे बड़ी बात थी वो इनका कहना है, श्याम मानव जी का, कि इनके इस प्रकार के दावे के चलते जो ये हैं धीरेंद्र शास्त्री जो हैं, ये अपनी कथा को 9 दिन के स्थान पर 7 दिन में ही छोड़कर चले गए। यानी 2 दिन पूर्व ही ये अपनी कथा को समाप्त करके चले गए। इन्होंने चैलेंज स्वीकार नहीं किया और इस वजह से मीडिया में यह बात उठने लगी कि क्या ये घबरा कर चले गए, क्या इन्होंने चैलेंज स्वीकार नहीं किया, और तमाम तरह की बातें मीडिया में आने लगी। तो जो विवाद इन दिनों निकल कर आया है वो ये है अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के द्वारा इनके ऊपर लगाया गया आरोप कि आपके द्वारा कोई चमत्कार नहीं दर्शाया जाता। अब आप पूछेंगे इस विषय के ऊपर इन्होंने क्या कहा। इन्होंने अपनी तरफ से जवाब देते हुए कहा, इनका प्रॉपर जवाब भी है, मैं अगेन नहीं सुनाऊंगा। क्यों नहीं सुनाऊंगा कि संभव है, क्योंकि आप भी YouTube पर अवेलेबल हैं, संभव है कि इनकी वजह से कोई कॉपीराइट आए, फिर आप इस बात से भी चूक जाएं, फिर कट जाए, वीडियो प्राइवेट हो जाए। तो इन्होंने क्या कहा वो हम लिखित में लाए हैं। इन्होंने कहा अपने द्वारा कि भाई देखिए, बात ऐसी है कि हमारे ऊपर यह लगाया गया कि हम 2 दिन पहले कथा छोड़कर चले गए। तो पहला जवाब, जब हम 7 दिन वहां थे तो आप लोग कहां थे? आप आकर के हमसे पहले 7 दिन में ही चर्चा कर लिए होते। 7 दिन में दिव्य दरबार भी लगा था, आप उस समय आ गए होते। नंबर दूसरा, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने आपकी चुनौती स्वीकार नहीं की है, तो हम रायपुर में फिर से 2 दिवसीय वो लगा रहे हैं, मतलब दिव्य दरबार लगा रहे हैं, हम जा रहे हैं, आप वहां पर पधारें। आपका जो भी खर्चा होगा, आपके आने जाने का खर्चा भी हम उठाएंगे। आप वहां पर अपनी टीम को लेकर पहुंचे, आपके जो सवाल जवाब हैं उनका जवाब हम दे देंगे। हमें अपनी शक्तियों पर विश्वास नहीं है, लेकिन जिन बाबा की कृपा हम पर है, जो हनुमान जी महाराज की कृपा हम पर है, हम उससे जो संभव हो पाएगा आपके जवाब देंगे। आप वहां पहुंचिए, आपके आने जाने का खर्चा भी हम देंगे, क्योंकि इस दिव्य दरबार में हम कोई फीस नहीं वसूलते हैं। ऐसी स्थिति में रही बात 30 लाख रुपए हमको देने की, तो हम वो भी आपसे नहीं लेना चाहते। आप पधारिए और वहां जाकर हम आपकी बात बता देंगे। रही बात इसकी कि हम 2 दिन पहले क्यों चले गए, तो इसके पीछे का केवल तर्क इतना है कि हमारे गुरुजी का जन्मदिन था, तो हमने 2 दिन कार्यक्रम, 9 दिवसीय कार्यक्रम में से यहां पर 2 दिन कम किए और 2 दिन हमने रायपुर के कार्यक्रम में से कम किए, ताकि हम उस जन्म दिवस की तैयारियों को ढंग से कर सकें। ऐसी स्थिति में अगर आपको लगता है कि आपको आना है तो आप आइए। तो यह तर्क भी इनके द्वारा दिया गया काफी तार्किक है। तो यह तो हो गया पूरा मामला और दोनों के पक्ष। अब सवाल बनता है कि भाई ये तस्वीरें हैं जो कि इस समय रायपुर के अंदर है। रात को 1 बजे जो भीड़ एकत्रित है, आप उसे देखकर इस दरबार का अंदाजा लगा सकते हैं। और तो और यहां पर राज्यपाल जो सुश्री अनसुईया उइके हैं, वो तक इस दिव्य दरबार में पधारी हैं और इस दरबार में पधार करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं। अब सवाल बनता है कि कौन सा वो कानून है जिसके चलते ये जो अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति है या श्याम मानव इतना चर्चा में आ गए। इसके पीछे का कारण है महाराष्ट्र के अंदर बना हुआ एक कानून, जिसके चलते धीरेंद्र शास्त्री के ऊपर शिकायत की गई।